क्लासिकल मैकेनिक्स के अभी तक के लेक्चर्स में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और उन टॉपिक्स पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम जनरलाइज्ड मोमेंटम के बारे में जानेंगे। जब भी आप किसी सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन लिखते हैं तो उस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन लिखने से पहले आपको उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम और ज़रूरी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। पिछले लेक्चर्स में हम इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो सिस्टम को सही तरीके से डिफाइन कर सके। ईच जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक मोमेंटम डिफाइन किया जाता है जिसे जनरलाइज्ड मोमेंटम कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक फ्री पार्टिकल लेते हैं और उस फ्री पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक फ्री पार्टिकल के लैग्रेंजियन की। सो द लैग्रेंजियन टॉपिक लिख लीजिए, जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो एक फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन लिखें। The Lagrangian of a free particle नाउ हम जानते हैं कि पार्टिकल अगर फ्री है दैट मीन्स वो किसी भी तरह के पोटेंशियल फील्ड में नहीं है। सो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। सो जो पार्टिकल का लैग्रेंजियन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होगी। और अगर सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंसीडर करें तो इसका लैग्रेंजियन हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस g डॉट स्क्वायर होगा। पोटेंशियल 0 है, m उस पार्टिकल का मास है। ना अगर हम लैग्रेंजियन को इस फंक्शन के जो x डॉट दैट मीन्स जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें डेल l ओवर डेल x डॉट, तो ये वैल्यू हमें mx डॉट मिलती है। नाउ m पार्टिकल का मास है और x डॉट पार्टिकल की जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो इसे हम मोमेंटम p से डिनोट कर सकते हैं। x डॉट लीनियर वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम होगा। चूंकि ये वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसे मोमेंटम के भी x कंपोनेंट px से डिनोट कर लेते हैं। सिमिलरली डेल l ओवर डेल y डॉट इक्वल होगा एम वाई डॉट के, जिसे पी वाई लिख सकते हैं, और डेल एल ओवर डेल जेड डॉट इक्वल होगा एम जेड डॉट के, जिसे पी जेड लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी सिस्टम के लैग्रेंजियन को उस सिस्टम के जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें उस सिस्टम के जनरलाइज्ड मोमेंटम कंपोनेंट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। ये तो बात हुई जब पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, बट अगर एक डिस्क या एक रिजिड बॉडी फ्रीली रोटेट कर रहा हो तो क्या होगा? द लैग्रेंजियन फॉर अ फ्रीली रोटेटिंग डिस्क मान लेते हैं of moment of inertia I, ठीक है। नाउ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो इस सिस्टम के लिए जो लैग्रेंजियन L होगा वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर होगा, जहां I उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब चूंकि डिस्क रोटेट हो रही है, डिस्क है, एक रिजिड बॉडी है, तो हम मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर देते हैं I, और थीटा डॉट जो है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लैग्रेंजियन होगा L वो हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। और सेम प्रोसीजर को यहाँ भी फॉलो करें तो डेल L ओवर डेल थीटा डॉट इक्वल आता है I थीटा डॉट के। I अगेन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी है, इसे हम एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं।
ऑलराइट, या पी थीटा से डिनोट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यह है कि अगर किसी सिस्टम के लैग्रेंजियन को उस सिस्टम के जनरलाइज्ड वेलोसिटी से डिफरेंशिएट किया जाए तो आपको उस सिस्टम का जनरलाइज्ड मोमेंटम मिल जाएगा। सो इन जनरल जनरलाइज्ड momentum Pj will be equal to del L over del Qj dot, जहाँ Qj dot जनरलाइज्ड वेलोसिटी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम Pj से डिनोट किया गया है। इसे कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कहते हैं। इस तरह से किसी सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, इसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। All right. So first problem है statement, a particle of mass m moves in a potential Vx इक्वल्स टू, इसको इधर लिख देता हूं, Vx इट इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/2m म्यू v स्क्वायर, वेयर x is the position coordinate. V is the speed and omega mu r constant. The canonical momentum of the particle is ओके तो एक सिस्टम दिया गया है जिसका पोटेंशियल 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m म्यू v स्क्वायर गिवन है। हमें इस सिस्टम के लिए कैनोनिकल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी नहीं दी गई है बट वो हम खुद से लिख सकते हैं। चूंकि पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी भी x का ही फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी T 1/2m x डॉट स्क्वायर कंसिडर करते हैं। y और j हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सिस्टम भी डिफाइन भी नहीं किया गया है कि कितने डायमेंशन में है। x सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल x का फंक्शन है। सो वन डायमेंशनल सिस्टम रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल गिवन है, लैग्रेंजियन हो जाएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड माइनस 1/2m म्यू। सी v जो है वो वेलोसिटी है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे v ना लिखकर x डॉट लिखते हैं ताकि सिमिलरिटी बनी रहे। सो ये हो जाएगा x डॉट स्क्वायर। नाउ दिस इज द लैग्रेंजियन। हमें कैलकुलेट करना है कैनोनिकल मोमेंटम। सो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या करना है, px कैलकुलेट करना है। तो ये होता है डेल l ओवर डेल x डॉट। तो लैग्रेंजियन का x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये हो जाएगा mx डॉट, यहाँ पे तो x डॉट की कोई टर्म है नहीं तो ये जीरो, इसका करेंगे तो माइनस m म्यू x डॉट। नाउ इसमें से m कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू x डॉट। सो ये इस सिस्टम का
कैनोनिकल मोमेंटम या जनरलाइज्ड मोमेंटम कहें, जनरलाइज्ड मोमेंटम है। आप चाहें तो इसे इस टर्म में अगर लिखना चाहते हैं जिस टर्म में क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया गया है, तो x डॉट को v से रिप्लेस कर सकते हैं, तो p हो जाएगा m1 माइनस म्यू v। सो इस तरह से अगर किसी भी सिस्टम का लैग्रेंजियन आपको पता है तो आप उस सिस्टम का जनरलाइज्ड मोमेंटम या कैनोनिकल मोमेंटम कहें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कहते हैं। अलग अलग वर्ड्स काम में लिए जाते हैं बट मतलब एक ही है और प्रोसीजर भी सेम है। आपको जस्ट लैग्रेंजियन पता होना चाहिए और जिस भी मोमेंटम का कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है जस्ट उस कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड वेलोसिटी से लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वेल, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेट। नॉर्मली जब भी हम किसी सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखते हैं तो उस लैग्रांजियन में कुछ पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं जबकि कुछ एब्सेंट होते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप किसी सिस्टम के लिए लैग्रांजियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं वो x, y और g पैरामीटर्स होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि जब आप लैग्रांजियन लिखने के लिए जाएं तो तीनों ही पैरामीटर्स उसमें प्रेजेंट हो सकता है कि लैग्रांजियन z पैरामीटर g पैरामीटर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, तो उस केस में उस पैरामीटर की कोई टर्म उस लैग्रांजियन में प्रेजेंट ही नहीं होगी। तो इस तरह के पैरामीटर्स या इस तरह के कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जिन पर लैग्रांजियन डिपेंड नहीं करता है, उन कोऑर्डिनेट्स को साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अगर किसी सिस्टम का लैग्रांजियन किसी पर्टिकुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है तो उस सिस्टम के लिए वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। If a particular coordinate does not appear in Lagrangian, it is called cyclic or ignorable कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट किसी लैग्रांजियन में मौजूद नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट फ्रीली g हाइट पर अर्थ के सरफेस से g हाइट पर मौजूद है। फ्रीली तो नहीं कह सकते क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल फील्ड में है ये, बट अर्थ के सरफेस से g हाइट पे है। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखना है, तो इस सिस्टम का लैग्रांजियन होगा लैग्रांजियन ऑफ अ पार्टिकल moving above earth's surface। काइनेटिक एनर्जी T होगी 1/2 m x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर g डॉट स्क्वायर। चूंकि सिंगल पार्टिकल है तो हम मान के चल रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में ये किधर भी मूव कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जब भी कोई सिस्टम ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा होता है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है। नाउ चूंकि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस mg, जहां पर
जो m है वो पार्टिकल का मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और g जो है ये हाइट है सरफेस से पार्टिकल की। नाउ सिस्टम का लेग्रेंजियन हो जाएगा L 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस g डॉट स्क्वायर माइनस mg। इस लेग्रेंजियन पर ध्यान दें तो ये लेग्रेंजियन g का तो फंक्शन है बट x और y कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है। x डॉट और y डॉट का फंक्शन है बट x और y जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका फंक्शन नहीं है। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये x और y कोऑर्डिनेट इस सिस्टम के साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएंगे क्योंकि लेग्रेंजियन x और y पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो चूंकि Lagrangian does not depend Lagrangian is not the function of x and y, so x and y are cyclic coordinate. ओके, सो इस तरह से अगर किसी सिस्टम का लेग्रेंजियन कुछ ऐसा है कि वो उस सिस्टम के लिए डिफाइन किए गए सभी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में से कुछ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उस सिस्टम के साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। आप इसे नोट कर लें। अभी हम इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट अगर है किसी सिस्टम में तो उस सिस्टम के लेग्रेंजियन पर क्या फर्क पड़ेगा। वेल, लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि लेग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन किसी सिस्टम के लिए d/dt डेल L ओवर डेल QJ डॉट माइनस डेल L ओवर डेल QJ इक्वल्स टू 0 से दिया जाता है, जहां QJ उस सिस्टम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट QJ ही साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, इफ QJ इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो अगर QJ साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो लेग्रेंजियन QJ का फंक्शन नहीं होगा और उस केस में लेग्रेंजियन का QJ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो इफ QJ इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट then del L over del QJ will be 0 और ऐसे में लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी d/dt del L over del QJ डॉट इक्वल्स टू 0। अभी पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा है कि लेग्रेंजियन का जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। सो del L over del QJ डॉट इक्वल होगा d/dt pj के, जहां p जो है ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है। नाउ जनरलाइज्ड मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, दैट मीन्स जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा ये कांस्टेंट होगा। ये कंसिक्वेंसेस हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट के। दैट मीन्स अगर किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम के लेग्रेंजियन में लेग्रेंजियन किसी पर्टिकुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है तो वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा और उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम, वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर x एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम px होगा वो उस सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम p थीटा जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन सिस्टम का लेग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो टाइम भी उस सिस्टम के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और अगर किसी सिस्टम में टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सिस्टम
उस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व बनी रहेगी। सो नोट कर लीजिए, इफ Lagrangian is not depend on time t, then time t is also a cyclic coordinate. Cyclic coordinate, and mechanical energy of this system remain conserved or constant. ऑलराइट, तो टाइम भी किसी सिस्टम के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो सकता है। अभी तक में जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी ही थी जिसमें लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन नहीं था। दैट मीन्स उस सिस्टम के लिए टाइम जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट थे, और वो जो सिस्टम हमने डिफाइन किया था उसमें सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व बनी रहेगी। नाउ किसी भी सिस्टम में अलग अलग तरह के मोमेंटम कंजर्व हो सकते हैं, और तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन रूल्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। और ये तीनों के तीनों कंजर्वेशन लॉज सिस्टम के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से सिमेट्री के लॉज और नेचर में ये कंजर्वेशन लॉज एक दूसरे से रिलेटेड है। आप पहले इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। All right. So next topic है conservation laws and symmetry principle. नेचर में तीन इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉज हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम and conservation of energy। और ये तीनों ही कंजर्वेशन लॉज कंसिक्वेंसेस हैं होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस के, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस के, और होमोजेनिसिटी ऑफ टाइम के। मतलब क्या है इनका? सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस का। होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस का मतलब है कि अगर किसी रूम की बात करें या किसी सराउंडिंग की बात करें और उस रूम के का जो एक पॉइंट है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उस रूम का कोई दूसरा पॉइंट हो, तो उस केस में वो रूम या वो जो स्पेस होगा वो होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस कहलाएगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक है।
ठीक है, ये एक पेंडुलम क्लॉक है ना। अगर कोई स्पेस होमोजीनियस है, होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस को फॉलो करता है, तो अगर इस क्लॉक को स्पेस के किसी एक पॉइंट पर रख दिया जाए और फिर वहां से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर रख दिया जाए, तो दोनों ही पॉइंट पर वो सेम तरह से बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे तो क्लॉक काम करेगी और दूसरे पॉइंट पे काम नहीं करेगी। अगर स्पेस होमोजीनियस है तो वो दोनों ही पॉइंट पर सेम तरह से काम करेगी। ऐसे स्पेस को होमोजीनियस ऑफ स्पेस कहते हैं। तो अगर कोई सिस्टम स्पेस के अलग अलग पॉइंट पर सेम तरह से बिहेव करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस ऑफ स्पेस या होमोजेनिसिटी ऑफ स्पेस कहते हैं। और इसी तरह के स्पेस के से जुड़ा होता है लीनियर मोमेंटम, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड टर्म पढ़ते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। नाउ आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब है, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का तो मतलब है कि स्पेस के एक पॉइंट पर सिस्टम जैसा है, स्पेस जैसा है, स्पेस के दूसरे पॉइंट भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। लेकिन आइसोट्रोपिसिटी में अगर यहाँ पे खड़े होके हम किसी एक डायरेक्शन में स्पेस को देखते हैं और वो हमें जैसा दिखाई देता है, एक अलग एंगल पर भी वो वैसा ही दिखाई देगा, एक तीसरे एंगल पे भी स्पेस हमें वैसा ही दिखाई देगा। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पर अगर हम रोटेट होकर स्पेस को ऑब्जर्व करें और स्पेस हमें सेम दिखाई देता है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो उसे आइसोट्रोपिसिटी ऑफ स्पेस कहते हैं। अगर कोई फिजिकल सिस्टम किसी स्पेस में रोटेट हो जाती है और तब भी सिस्टम सेम बिहेव करता है, उस रोटेशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे में वो सिस्टम उस स्पेस में आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस को फॉलो करेगा। जैसे इस क्लॉक की ही बात करें, ये क्लॉक यहाँ रखा हुआ है। अगर इस क्लॉक को इस वर्टिकल एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, अभी क्लॉक सामने की तरफ फेसिंग में है, अगर मैं इसे 90 डिग्री से रोटेट करके इस तरफ फेसिंग में कर दूं, तब भी तो क्लॉक वैसे ही बिहेव करेगा। क्लॉक के रोटेशन, क्लॉक के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो क्लॉक है इस वर्टिकल एक्सेस के अबाउट आइसोट्रॉपी में है। लेकिन अगर इस क्लॉक को मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दूं, तो क्या होगा? इसी क्लॉक को अगर मैं अपसाइड डाउन कर दूं इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट, तो क्या ये क्लॉक काम करेगी? नहीं। अगर इस बॉब को ऊपर कर दिया जाए और क्लॉक को नीचे कर दिया जाए, तो ये क्लॉक रुक जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी क्लॉक है जो पेंडुलम बेस्ड है। पेंडुलम अगर रोटेट ही नहीं होगा तो क्लॉक काम करना बंद कर देगी। सो जैसे हम इसको रोटेट करेंगे ये काम करना बंद कर। दैट मीन्स ये स्पेस वर्टिकल एक्सेस के अबाउट तो होमोजेनिसिटी में है, आइसोट्रॉपी में है, क्योंकि वर्टिकल एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर सिस्टम सेम बिहेव कर रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट आइसोट्रॉपी में नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट जब चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है या उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसमें हम आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस डिफाइन करते हैं। जब अलग अलग एंगल पर सिस्टम सेम तरीके से बिहेव कर रहा हो, तो वो स्पेस या वो सिस्टम आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस में कहलाता है। तीसरा है होमोजेनिसिटी ऑफ टाइम। नाउ टाइम की होमोजेनिसिटी का क्या मतलब? ये तो स्पेस की होमोजेनिसिटी थी, नाउ टाइम की बात करते हैं। टाइम की होमोजेनिसिटी का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम एक टाइम पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, दूसरे टाइम पर भी उसी तरह से अगर बिहेव करता है, तो ऐसे में उसे हम होमोजेनिसिटी ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे इस क्लॉक की बात करें, ये क्लॉक आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पिछले सप्ताह कर रहा होगा या अगले सप्ताह करेगा। दैट मीन्स टाइम के गुजरने के साथ साथ इस क्लॉक के मोशन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये इस क्लॉक के लिए टाइम जो है वो होमोजीनियस है। तो इस तरह से स्पेस ट्रांसलेशन में, रोटेशन में और टाइम में होमोजीनियस हो सकते हैं, और यही सारी चीजें इन तीनों कंजर्वेशन लॉज को बनाए रखती हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी सिस्टम का लैग्रैंजियन किसी कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो उस कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर इफ लैग्रैंजियन does not depend on x, that means x साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, और x अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा px ये कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, और px लीनियर मोमेंटम है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई सिस्टम होमोजीनियस है स्पेस में, तो उस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन उसके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, और उस कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व बना रहेगा।
सिमिलरली इफ लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, इस केस में पी थीटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नाउ अगर स्पेस आइसोट्रॉपी है, रोटेशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस है, तो सिस्टम का लैग्रेंजियन भी थीटा का फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, और थीटा अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के लिए कंजर्व रहेगा। एंड थर्ड, इफ लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, देन सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है E वो कंजर्व रहेगी। सो अगेन अगर सिस्टम या हमारा जो सिस्टम है वो टाइम में होमोजीनियस है तो टाइम इंडिपेंडेंट होगा लैग्रेंजियन, और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी वो कंजर्व बनी रहेगी। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम के लिए कौन से कोऑर्डिनेट साइक्लिक होंगे और कौन से कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम या वो स्पेस कैसा है, स्पेस आइसोट्रॉपी है या होमोजीनियस है या टाइम में होमोजीनियस है। ये सारी बातें डिपेंड करती है कि सिस्टम के लिए कौन से कोऑर्डिनेट साइक्लिक होंगे, कौन से कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं होंगे, और जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होंगे उस कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है या मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है वो वैलिड बना रहेगा। सो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो कि लैग्रेंजियन का ही पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लैग्रेंजियन किसी नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाता है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कैसा होगा, और साथ ही साथ लैग्रेंजियन टाइम के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कैसा लिखा जाता है, जिससे पिछले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें लैग्रेंजियन हायर टाइम डेरिवेटिव का फंक्शन था। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।